अगले दिन राधा 100 कचोरियों को लगने वाला सामान बनाकर रखती है। माधव सब सामान अपनी रेडी पर लेकर चला जाता है। माधव पूरे दिन कचौरी बनाकर बेचता है। उसकी बहुत सारी कचौरियां आज बेची जा चुकी थी। उसकी 20 कचौरियों का सामान बचा था। इसीलिए माधव मन में सोचता है, अगर मैं थोड़ी देर और रुकूं तो कचौरियां शायद बिक जाए। ऐसा सोचकर वो राधा को फोन लगाता है। तभी माधव राधा से, राधा, कचौरियों का थोड़ा सामान बचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर और यहाँ रुककर फिर घर पर आता हूँ। जी, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। ऐसा कहकर माधव फोन रख देता है। फोन रखने के बाद आधे घंटे में माधव के रेडी पर एक आदमी 10 कचौरियां लेने आता है। वो आदमी माधव से, अरे भाई, 10 गर्मा गर्म कचौरियां बनाकर देना जरा मुझे। जी, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर माधव 10 कचौरियां बनाकर उस आदमी को दे देता है। वो आदमी जाने के बाद उसके पास सिर्फ 10 कचौरियों का सामान बच जाता है। इसीलिए माधव मन में सोचता है कि 10 तो मैंने बेच दी, अब 10 बाकी है। किसी को दे देता हूँ। वैसे भी आज बहुत अच्छा धंधा हुआ है। ऐसा मन में सोचकर माधव रेडी निकालता है और घर जाने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखाई देता है। माधव उसके पास चला जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी पेट पकड़े हुए बैठा था। बाबा, आप ऐसे क्यों बैठे हो? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। भूख के कारण मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। बाबा, आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। माधव जल्दी जाकर उसके साथ 4 कचौरियां लेकर आता है और बाबा को खाने के लिए देता है। माधव बूढ़े आदमी से, बाबा, आप ये कचौरियां खा लीजिए, और चाहिए हो तो और बना कर देता हूँ। नहीं बेटे, मेरे लिए तो यही काफी है। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वो कचौरियां खाकर माधव को ढेर सारा आशीर्वाद दे देता है। तभी बूढ़ा आदमी आंखें बंद करता है और उसके हाथों में सोने के सिक्कों से भरी पोटली आ जाती है। बूढ़ा आदमी वो पोटली माधव को देकर, बेटे, ये लो, तुम्हारे लिए। मुझे ये नहीं चाहिए बाबा। बूढ़ा आदमी अब अपने असली भूत के रूप में आ जाता है और माधव से, माधव, आज इतने दिनों बाद मैंने खाना खाया। अब तक मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए ये तुम्हें उपहार के तौर पर दे रहा हूँ। तुम हर रोज मुझे कचौरियां लाकर खिलाया करो, मैं तुम्हें बहुत सोना दूंगा। बाबा, मगर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे ही हर रोज कचौरी खिलाऊंगा। माधव, मैं खुश होकर तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम इसे रख लो। ठीक है बाबा। माधव वो पोटली लेकर भूत से, बाबा, आप मुझे यहाँ हर रोज मिलेंगे? हाँ, मैं तुम्हें हर रोज यहाँ मिलूंगा, मगर याद रहे, तुम्हें हर रोज मुझे कचौरियां खिलानी होंगी। ठीक है बाबा, मैं आपको हर रोज कचौरी खिलाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। अब माधव घर जाने के लिए निकलता है। माधव घर पहुंचकर अपनी पत्नी राधा से, राधा, ये लो सोने के सिक्कों की पोटली। आप ये कहाँ से लेकर आए? इसमें सच में सोना है? राधा, मुझे आज एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे कचौरियां खिलाई। तो उसने मुझे ये सोने से भरी पोटली दी और उसने बताया कि वो एक भूत है। इतने दिनों से उसे किसी ने खाना नहीं खिलाया, इसलिए उसने खुश होकर मुझे ये सोने के सिक्कों की पोटली दी है और हर रोज खाना देने के लिए कहा है। आप उन्हें कचौरियां दीजिए, मगर संभल के, हमें ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर माधव और राधा खाना खाकर सो जाते हैं। अब माधव अगले दिन कचौरियां बेचने चला जाता है। तभी उसे फिर से रात को भूत दिखाई देता है और उससे कचौरियां खाकर फिर से सोने की पोटली देकर चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। माधव अब बहुत धनवान बन गया था। उसने अपना खुद का दुकान खरीद लिया था। खुद के घर को बहुत बड़ी हवेली बना दी थी। ये सब उसके पड़ोस में रेडी लगाने वाला सुंदर देख रहा था। उसे ये सब जरा अजीब लग रहा था। ये माधव अचानक कैसे इतना अमीर बन गया? इसने दुकान भी खरीद लिया और घर भी बहुत बड़ा बनाया है। पता करना पड़ेगा क्या चल रहा है इसका। अब सुंदर ने माधव पर नजर रखना शुरू कर दिया। माधव एक दिन घर जा रहा था, तभी पेड़ के नीचे भूत दिखाई दिया। माधव के साथ भूत उसके घर गया और माधव के हाथ से बनी कचौरियां खाने लगा। ये सब बाहर खड़ा सुंदर देख रहा था। तभी उसने देखा कि भूत ने एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली माधव को दे दी। ये सब देख सुंदर हक्का बक्का रह गया और मन ही मन में, अच्छा, तो ये बात है। ये माधव इस तरह से मालामाल हो गया है।
इस भूत का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। सुंदर वहां से निकल जाता है और उसे रास्ते में वही पेड़ दिखा जो कि उस भूत की रहने की जगह थी। तभी सुंदर घर जाकर अपनी पत्नी से, सुमति, सुनती हो? जरा बाहर आओ। जी कहिए, क्या हुआ? सुंदर ने अपने आंखों से देखी हुई सब बात सुमति को बता दी और सुंदर ने सुमति से कहा, सुमति, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम उस पेड़ को ही काट डाले तो भूत वहां रह ही नहीं सकता और माधव को पैसे भी नहीं मिलेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? विचार अच्छा है, चलिए हम अभी जाकर उस पेड़ को काट डालते हैं। वो भूत हमें कुछ करेगा नहीं ना? चलो, वो भूत हमें कुछ नहीं करेगा। ऐसा कहकर सुमति और सुंदर जहाँ भूत रहता है उस पेड़ को काट डालते हैं। तभी वहाँ भूत आ जाता है। भूत को देखकर सुंदर और सुमति बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भूत सुंदर से, तुमने लालच में आकर मेरा ये पेड़ काट डाला। तुम्हें पेड़ों की भी कदर नहीं है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भूत जी, माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम ऐसा करने के लिए अच्छे तो रहने चाहिए ना। ऐसा कहकर भूत अपने जादुई शक्तियों से उन्हें बकरी में परिवर्तित कर देता है। अब भूत बहुत हंसने लगता है और कहता है, बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम दोनों खाने के लिए भटको और खाने की तलाश में किसी का खाना बन जाओ। ऐसा कहकर भूत दूसरे पेड़ पर चला जाता है। सुंदर और सुमति बकरी बन जाते हैं। उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा इंसान का नुकसान ही होता है। धर्मपुर नाम के गांव में सुहास नाम का एक आदमी रहा करता था। वो खेत में काम करके अपने घर का गुजारा किया करता था। सुहास की पत्नी का नाम था शांता और लड़के का नाम था राहुल। राहुल एक 10 साल का लड़का था। वो स्कूल में जाया करता था। उसे खेलकूद बड़ी अच्छी लगती थी। वो स्कूल हो जाने के बाद अपने खेत में चला जाता था। उसे खेतों में जाकर खेलने में बड़ा मजा आता था। एक दिन सुहास कुछ काम होने के कारण दूसरे गांव चला जाता है। उस दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ खेत में पतंग उड़ा रहा था। उनका पतंग उड़कर काजू के पेड़ में अटक गया और राहुल और एक लड़का पेड़ पर चढ़कर पतंग निकालने की कोशिश करने लगे। मगर पतंग निकालते समय राहुल का पैर फिसल जाता है और राहुल पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसके सिर पर गहरी चोट आ जाती है। तभी आसपास के खेत के लोग जमा होते हैं और राहुल को उठाकर अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी राहुल के घर पे कुछ बच्चे जाकर शांता को सारी बात बता देते हैं। शांता जल्दी जल्दी में अस्पताल चली जाती है। तभी शांता, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे राहुल को? राहुल के सर पर गहरी चोट आने की वजह से उसका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन? हाँ, जल्दी फैसला लीजिए। ये अभी आ जाएंगे डॉक्टर, मैं आपको बताती हूँ। जी। थोड़ी देर बाद सुहास घर पर आ जाता है। उसे घर पर कोई ना दिखने के कारण वो चिंतित हो जाता है। सुहास पड़ोसियों से पूछता है, अरे रामलाल, शांता और राहुल कहाँ चले गए? कुछ बता के गए हैं क्या? अरे भाई सुहास, तुम्हारा बेटा आज खेत में खेलते समय पेड़ से गिर गया और उसके सर पर गहरी चोट आई है। तुम जल्दी अस्पताल में जाओ, भाभी भी वही है। तुम जल्दी अस्पताल जाओ भाई। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। सुहास अस्पताल चला जाता है। वहाँ जाकर शांता को देखकर उससे पूछता है कि शांता, राहुल कहाँ है और कैसा है राहुल? शांता सुहास को देखकर जोर जोर से रोने लगी। शांता, क्या हुआ है? मुझे जल्दी बताओ। हमारे राहुल का ऑपरेशन करवाना है। उसके सिर पर गहरी चोट आई है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। सुहास डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे राहुल को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, राहुल के सर पर गहरी चोट आने के कारण हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन का खर्चा कितना आएगा? खर्चा 2 लाख तक आएगा और जितने जल्दी ऑपरेशन होगा उतना ही अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। जी ठीक है। सुहास अब मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं अब मैं? कुछ सोचकर वो अपने गांव के साहूकार के पास चला जाता है और साहूकार शरद सिंह से, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ काम था। अरे कहो सुहास, क्या काम था?
शरद सिंह जी, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। मेरे बेटे का ऑपरेशन करना है, कृपया मुझे पैसे दे दो। जी लेकर जाओ, तुम्हें सिर्फ अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। सुहास मन में सोचकर घर चला जाता है और अपने जमीन के कागज लेकर शरद सिंह के पास आ जाता है। तभी सुहास, शरद सिंह जी, ये लीजिए मेरे जमीन के कागजात। मुझे अब तो पैसे मिल सकते हैं ना? हाँ हाँ सुहास, अभी लेकर आता हूँ। शरद सिंह घर में जाकर 2 लाख रुपए लेकर आता है और सुहास के हाथ में रख देता है। तभी सुहास उसे धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। अब सुहास जल्दी जल्दी में अस्पताल जाकर अस्पताल में पैसे जमा करवा देता है और बाहर शांता के पास बैठ जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर राहुल का ऑपरेशन करके बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर, कैसा है राहुल? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब राहुल खतरे के बाहर है। थोड़े ही दिनों में आप राहुल को घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर सुहास शांता राहुल के पास चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में राहुल स्वस्थ होकर घर चला आता है। उन दिनों सुहास खेत में बहुत देर तक काम करने लगता है। तभी राहुल अपनी माँ से, माँ, पिताजी इतने समय खेत में काम क्यों करते हैं? पहले तो इतने समय नहीं काम किया करते थे। बेटा, तुम्हारे ऑपरेशन को ज्यादा पैसे लगे हैं ना, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ज्यादा काम कर रहे हैं। ये सब सुन राहुल उदास हो जाता है। उसी दिन राहुल के घर शरद सिंह आते हैं। उन्हें देख राहुल, आपको कौन चाहिए? सुहास कहाँ पर है? मुझे उससे काम था। पिताजी घर पर नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं उनको बता दूंगा। पिताजी घर पर आए तो उन्हें बताना। शरद सिंह ने जल्दी पैसे लौटाने के लिए बोला है। कैसे पैसे लौटाने हैं? तुम्हारे ऑपरेशन के समय तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिए थे, वही पैसे याद दिलाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पिताजी आए तो उन्हें बता देना। मैं चलता हूँ। जी। अब राहुल सोच में डूब जाता है और सोचते सोचते अपने घर में चला जाता है। घर में जाते ही वो सारी बातें अपनी माँ को बता देता है और अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। पढ़ाई होने के बाद राहुल दोस्तों के साथ खेलने ना जाकर खेत में अपने पिताजी के पास जाने के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई देते हैं। राहुल साधु से, प्रणाम साधु बाबा। बेटे, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? ठीक है साधु बाबा, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। खेत पास में ही था, इसीलिए राहुल भागते हुए अपने खेत में गया और वहां से कुछ काजू के फल तोड़कर साधु बाबा के लिए लेकर आया। राहुल साधु बाबा से, बाबा, ये हमारे खेत के काजू के फल है, आप खाकर देखिए। साधु बाबा वो फल खाकर तृप्त हो जाते हैं और राहुल से, बेटे, तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई काजू का बीज देता हूँ। इसे अच्छी जगह लगाना और इसकी अच्छे से देखभाल करना। ये तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देगा। तुम इसे जो चाहे वो मांग सकते हो। धन्यवाद साधु बाबा। ऐसा कहकर राहुल साधु बाबा के पैर पड़कर उनसे आशीर्वाद लेता है और वो जादुई काजू का बीज लेकर अपने घर चला आता है। घर आकर राहुल उस बीज को अपने आंगन में लगा देता है। अगले दिन देखता है तो उस बीज की जगह आज एक छोटा पौधा उगा हुआ है। ये देख राहुल बहुत खुश हो जाता है और 5 ही दिन में वो बीज का बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है। उस काजू को पेड़ को देख सुहास शांता से, अरे शांता, ये काजू का पेड़ अचानक हमारे घर के सामने किसने लगाया है? और ये 3-4 दिनों में कितना बढ़ रहा है, देखा तुमने? हाँ, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता, ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। ऐसे दोनों की बातें हो रही थी, तभी राहुल वहाँ आ जाता है और राहुल अपनी माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, मुझे एक साधु बाबा ने जादुई काजू का बीज दिया था। ये उसी बीज का जादुई पेड़ है, हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। ये हमारी सारी इच्छा पूरी कर देता है। क्या कह रहे हो राहुल तुम? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या बेटा? ये सब कहानियों में होता है। रुको माँ, मैं इस पेड़ से कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐसा कहकर राहुल उस पेड़ से कहता है, हे जादुई पेड़, मुझे अभी 10,000 रुपए चाहिए। तभी पेड़ से एक दिव्य प्रकाश आकर 10,000 रुपए आ जाते हैं। उन रुपयों को देख सुहास और शांता चौंक जाते हैं और वो नोट असली है या नहीं ये देखने के लिए हाथ में लेते हैं। वो नोट असली होते हैं। ये सब देख सुहास और शांता बहुत खुश हो जाते हैं और उन पैसों को लेकर पेड़ को प्रणाम करते हैं। अब उस पेड़ से
एक साथ 2 लाख रुपए मांगकर सुहास शरद सिंह का कर्जा चुका देता है और उससे अपने जमीन के कागजात वापस ले आता है। अब उस पेड़ की वजह से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई थी। एक दिन सुहास उस पेड़ से, हे जादुई पेड़, तुम्हारी वजह से मैं आज कर्ज मुक्त हो पाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस जादुई पेड़ से आवाज आती है, सुहास, अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करो और उनकी सहायता करो। मैं जरूरतमंदों की सेवा करूंगा और उनके दुख में उनका साथ दूंगा। हम दोनों बाप बेटे मिलकर सभी गांव वालों की बहुत सेवा करेंगे। अब सुहास और राहुल उस गांव में गरीबों की मदद किया करते थे और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी किया करते थे। ये सब जादुई काजू के पेड़ की वजह से हुआ था। अब उनके गांव में खुशहाली छाई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा दूसरों को सहायता करना चाहिए। सुंदरपुर नाम का गांव बहुत ही सुंदर था। वहाँ बहुत पेड़ होने की वजह से उस गांव में सुख समृद्धि थी। उसी गांव में राम नाम का एक गरीब लड़का रहा करता था। उसके साथ उसकी माँ राधा रहा करती थी। राधा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक दिन उसके घर गांव के सरपंच जी आए। सरपंच जी राधा से, अरे राधा बहन, कैसी हो? आइए ना सरपंच जी, बैठिए। जी, मैं राम से कुछ काम के सिलसिले में बात करने आया था। राम कहाँ है? अच्छा, आप बैठिए ना सरपंच जी, मैं अभी राम को बुला कर लाती हूँ। राधा राम को आवाज देती है, राम, ओ राम, सरपंच जी हमारे घर पर आए हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे। जी माँ, अभी आया। ऐसा कहकर राम जल्दी जल्दी घर आ जाता है। तभी सरपंच जी घर पर बैठे देख राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके घर। अरे नहीं राम, मैं यहाँ से जा ही रहा था, इसलिए सोचा तुमसे बात करता चला जाऊं। बोलिए ना सरपंच जी, मुझे क्या काम करना है? राम, तुम्हें पता है ना कि मेरे खेतों में कितने सारे आमों के पेड़ हैं, मगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ उन पेड़ों की देखभाल तुम करो और बाजार जाकर आम भी बेचो। ठीक है सरपंच जी, कल से मैं काम पर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच जी राम के घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी राम की माँ राम से, राम, सरपंच जी के यहाँ काम अच्छी तरह से करना, काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ, मैं मन लगाकर काम करूंगा। ऐसा कहकर राम अपना काम करने चला जाता है और राधा भी अपना घर का काम करने चली जाती है। अगले दिन राम जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लेता है और खेत में जाने के लिए निकल जाता है। तभी राम उसकी माँ से, माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरा टिफिन बन गया है? हाँ, बन गया है, ये लो तुम्हारा टिफिन। मैं चलता हूँ माँ। ठीक है, काम अच्छी तरह से करके जल्दी आना। हाँ माँ। राम खेत में काम करने चला जाता है। राम खेत में जाकर देखता है तो वहाँ सरपंच जी होते हैं। राम सरपंच जी से, नमस्ते सरपंच जी, बताइए मुझे क्या काम करना होगा? राम, तुम्हें इन खेतों को अच्छी तरह से जोतना है और इन आम के पेड़ों के आम अच्छे दाम में बेचने हैं। ठीक है सरपंच जी। राम, अभी मैं चलता हूँ, मुझे गांव में कुछ काम है, वो काम करके आता हूँ। सरपंच जी, आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। ठीक है। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। अब राम खेत में पानी देने का काम, आम के पेड़ों की देखभाल करना, ये सब काम करने लगा। राम ने काम बहुत जल्दी जल्दी सीख लिया था। उसका काम करने का तरीका देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ जाकर सरपंच जी से, सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राम, आओ, क्या बात है? सुबह सुबह आना किया। सरपंच जी, खेत में आम के पेड़ों को बहुत अच्छे आम लगे हैं। मैं सोच रहा हूँ आम गांव में ना बेचकर हम उसे शहर में जाकर बेचे तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे और अच्छा मुनाफा भी होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? ये तो बहुत ही अच्छा विचार है राम, मगर मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए अगर ये काम करना है तो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। मुनाफे का आधा आधा हिस्सा कर लेंगे लगे तो। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन से राम ने आम को निकालकर उन्हें जमा करने में बहुत मेहनत की और उन्हें शहर बेचने चला गया। उसके आम इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों को आम बहुत पसंद आए। एक आदमी राम से, अरे भाई, आम कैसे दिए? भैया, आम 100 रुपए किलो दिए हैं, आपको कितने किलो दूं? मुझे 5 किलो आम दे दीजिए। राम ने उस आदमी को 5 किलो आम नाप कर दे दिए। उस आदमी ने हर रोज आम लेने राम से शुरू कर दिए
अब राम का आम बेचने का व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। वो हर रोज बेचे जाने वाले आम के आधे पैसे सरपंच जी को दिया करता था। उसकी ईमानदारी देख सरपंच जी बहुत खुश थे। एक दिन सरपंच जी राम से, राम, आम तो बहुत अच्छे दाम में बिक रहे हैं। मुझे तुम्हारी मेहनत पसंद आई। अगले साल के आम तुम ही बेचना, मगर पैसे मुझे एक साथ दे देना। ये किश्तों में देने की जरूरत नहीं है राम। ठीक है सरपंच जी। राम अब घर चला आता है। उसकी माँ को ये खुशखबरी उसे सुनानी थी। वो घर आकर, माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ है राम, जोर जोर से आवाजें दे रहे हो? माँ, सरपंच जी ने मुझे अगले साल भी उनके खेत के आम बेचने के लिए कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। माँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर सरपंच जी के खेत के आमों के साथ ही दूसरे किसानों के आम अगर मैं बेचने लेकर गया तो उनका भी मुनाफा हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है राम। राम अब अगले साल सरपंच जी के खेत के आम के साथ गांव वालों के आम भी खरीदकर उन्हें शहर के बाजार जाकर बेचा करता था। उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। अब राम ने खुद का अच्छा घर बना लिया था। उसने गांव से शहर जाने के लिए एक गाड़ी भी खरीद ली थी। उस गाड़ी से उसे बड़ी सहायता मिला करती थी। अब राम गांव में एक बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया था। उसको सभी लोग आदर से बुलाया करते थे। एक दिन राम सरपंच जी के यहाँ उनका मुनाफा देने के लिए चला जाता है। तभी राम सरपंच जी से, सरपंच जी, आपके खेतों के आम लोगों को बहुत पसंद है। मैं सोच रहा हूँ अगर हमने ऐसे ही आम के और पेड़ आपके खेतों में लगा दिए तो हमें एक जैसे बहुत सारे आम मिल जाएंगे और हमारा मुनाफा और बढ़ जाएगा। राम, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ जो भी करना ईमानदारी से करना, समझे? हाँ सरपंच जी। ऐसा कहकर राम वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे गांव का एक गरीब मजदूर शिवा दिखता है। राम उसके पास जाकर उससे पूछता है कि, शिवा, क्या हुआ है तुम्हें? बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उसमें ये गरीबी। मेरे पास मेरे जमीन के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे जमीन बेचनी है जिससे मेरे पास कुछ पैसे आ जाए और मैं घर का गुजारा कर सकूं। राम अब उसकी बातों पर सोचने लगा। तब राम शिवा से, शिवा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहूंगा और तुम मेरे साथ हर रोज काम कर सकते हो। मेरे साथ आम बेचने चल सकते हो। तुम्हें अच्छा काम भी मिल जाएगा और तुम बेरोजगार भी नहीं रहोगे। ठीक है भैया, तुमने मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, मैं कल आकर तुम्हारी जमीन खरीद लूंगा। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर राम अपने घर चला जाता है। राम की माँ उसकी राह देख रही थी। तभी राम घर आकर अपनी माँ से, माँ, मैंने शिवा की 2 एकड़ जमीन खरीद ली है और उसे मैंने मेरे साथ काम करने के लिए कहा है। बेटे, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तुम आगे बहुत तरक्की करो राम। राम माँ के पैर छूके आशीर्वाद लेता है और अगले दिन राम शिवा की जमीन खरीद लेता है और शिवा को उसके यहाँ काम पर रख लेता है। अब राम ने उसके खेत में बड़ा सा गोडाउन बनाकर उसमें अपना आम बेचने का माल रखा और बाकी के खेत में आम के पेड़ लगा दिए। राम उनकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। कुछ दिनों बाद राम आम का धंधा करते करते बहुत बड़ा आम का व्यापारी बन गया। वो किसानों से आम खरीदकर उन्हें बेचा करता था। इससे किसानों का और राम का भी मुनाफा हुआ करता था। राम की कड़ी मेहनत अब रंग लाई थी। राम अब करोड़पतियों में गिना जा रहा था। उसके गांव को उसके ऊपर गर्व था। उसकी मेहनत पर सरपंच भी बहुत खुश थे। राम की मेहनत की वजह से राम अब आम बेचकर करोड़पति बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वालों को सफलता हमेशा प्राप्त होती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है।